इंटीग्रेशन के शुरू में हमने कुछ ऐसे बोला था कि इंटीग्रेशन के चैप्टर को, अगर हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के चैप्टर को हम एज ए होल देखें तो 30-40% तो थ्योरी है कि बाई पार्ट्स हो गया, समथिंग कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, ये ठीक है। बाकी 30-40% ऑन एन एवरेज, मतलब दिस फिगर्स आर नॉट सैक्रेड, आई हैव सेड। बाकी जो सेकंड 30-40% हो गया वो हमने क्या बोला कि प्रैक्टिस बेस्ड हो गया। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे दिमाग में क्या बोलते हैं पैटर्न्स डेवलप होगा, और उतना ही यू विल बी बेटर इक्विप्ड टू ट्राई अ न्यू क्वेश्चन। कोई नया क्वेश्चन आएगा तो उसको डील करने के लिए उतने ही तैयार रहोगे, जैसे बोलते हैं ना, यू विल बी रेडी। ठीक है, बट वो वाला चीज़ कहाँ पर डेवलप होगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। और तीसरा चीज़ हमने क्या बोला था कि इतना सब करने के बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जिसमें हमें क्लू ही नहीं लगेगा कि कहाँ से शुरू करना है। तो उस क्वेश्चन में और कुछ नहीं, हिट एंड ट्रायल, ये ठीक है, तुक्के लगाए हमने। अब ये जो प्रैक्टिस वाला चीज़ है उसमें क्या है कि जो फ्रीक्वेंटली अकरिंग पैटर्न्स हैं, कि ठीक है, मतलब इस ये तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चंस में काफ़ी आते हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं कि हमने टाइप बनाया, टाइप बना के लिस्ट कराऊंगा, आई डू इट नाउ। इन टाइप्स को अगर तुम याद करोगे तो क्या होगा कि वैसे तो दुनिया के सारे क्वेश्चंस को टाइप्स में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो हम केवल वही टाइप ले रहे हैं विच इज़ फ्रीक्वेंटली अकरिंग। ठीक है, मतलब कि जो भी हम लिखेंगे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, कि टाइप 1 अगर आ जाए तो ऐसे कर लिया, मतलब विल ऑल्सो गिव प्रोसीजर। पहला चीज़ तो पहचानना हो गया कि अगर हमने पहचान लिया कि ये तो टाइप 3 वाला क्वेश्चन है, अगर टाइप 3 वाला क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसका प्रोसीजर विल राइट डाउन अलॉन्ग विद, राइट। जब टाइप 3 डिफाइन करेंगे ना टाइप 3 है क्या, तो हमारा एम क्या है कि मान लिया हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते करते बीच के स्टेप में कोई एक इंटीग्रल आया और वो मान लिया टाइप 4 का आ गया, तो आई शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये तो इसका तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि ये तो वैसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर वो किसी टाइप में फॉल हो रहा है तो आई शुड बी एबल टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई इट एंड देन आई शुड बी एबल टू सॉल्व इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ऑन थिंकिंग। ठीक है, ओके। तो अगर ये सीख लोगे, अगर मान लिया ये टाइप्स याद रखोगे, तो कैलकुलेशन थोड़ा बेटर हो जाएगा इंटीग्रेशन में। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा, मतलब वहाँ बैठ के देन एंड देयर बैठ के सोचना कि इसको कैसे कैसे कर सकते हैं, अगर ये याद है तो शायद कुछ टाइम सेव हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ऐसा भी नहीं कि मैं 50-60 टाइप लिखाऊंगा, आई विल टेक ओनली 10-12 टाइप्स इन एल्जेब्राइक एंड 8-10 टाइप ट्रिग्नोमेट्रिक में, ये ठीक है, विच आई फील इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इनफ ऑफ पेप टॉक, नाउ वी शुड राइट एल्जेब्राइक इंटीग्रेशन। ठीक है, एल्जेब्राइक इंटीग्रेशन में इसमें तुम ये बोल सकते हो एक टाइप तो हम करा चुके हैं, कौन सा टाइप, जिसमें 1/क्वाड्रेटिक हो, रूट क्वाड्रेटिक हो, ये ठीक है, या फिर 1/रूट क्वाड्रेटिक हो, तो हमने एक जगह 9 फॉर्मूले लिखाए थे, उसके हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, तो वो नहीं लिखाया जा रहा है दोबारा। अब हमारा क्या है, फर्स्ट टाइप, टाइप 1। किस टाइप के क्वेश्चन, अगर मान लिया लीनियर 1/लीनियर 2 लिखा हो, या फिर लीनियर 1/रूट लीनियर 2 लिखा हो, या फिर लीनियर 1/रूट लीनियर 2 ऐसे लिखा हो, इनमें से अगर कोई टाइप का क्वेश्चन आ जाए, मतलब लीनियर 1/लीनियर हो, या फिर लीनियर 1/रूट लीनियर हो, या फिर लीनियर 2/रूट लीनियर हो, अगर ये मान लिया हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, राइट। अगर L1 और L2 दोनों लीनियर एक्सप्रेशन है, तो जो L1 है उसको L2 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये ठीक है, राइट। L1 इज इक्वल टू K टाइम्स L2, या K1 टाइम्स L2 प्लस K2, ये ठीक है। बस इसने क्या बोला कि अगर हमने L1 को L2 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया तो इंटीग्रेट हो जाएगा, ये ठीक है। देन
सेपरेट एंड इंटीग्रेट। ठीक है, टाइप वन में कौन कौन सा टाइप हो गया? लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन रूट लीनियर एंड लीनियर इनटू रूट लीनियर। ठीक है, इसमें हमने रूट लीनियर अपॉन रूट लीनियर नहीं लिखाया क्योंकि वो ऐसे नहीं हो पाएगा, या फिर रूट लीनियर अपॉन लीनियर ऐसे भी नहीं लिखाया क्योंकि वो इस तरीके से उसका कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं हो पाएगा। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए सेपरेट मेथड है। ठीक है, बट ऐसे नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, इस पे माने एक आधा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल वन से मान लेकर हमारे पास क्वेश्चन आया 3x प्लस 4 अपॉन 5x प्लस 7 dx। तो इसने इफेक्टिवली क्या बोला, तीनों जगह पे ये जो लीनियर न्यूमरेटर वाला है, ठीक है, ये ठीक है, इसको एक्सप्रेस करना है L2 के टर्म्स में। तो अगर मान लिया हमने ऐसे एक्सप्रेस कर लिया तो L1 अपॉन L2 में क्या होगा, ये L2 कैंसिल हो जाएगा, केवल कांस्टेंट बचेगा एंड K2 अपॉन L2 आ जाएगा। तो जो K2 अपॉन L2 है वो तो लॉग वाले फॉर्मूले से इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर L1 अपॉन रूट L2 है तो जब इसको रूट L2 से डिवाइड करेंगे तो ये रूट L2 से डिवाइड होके क्या होगा, न्यूमरेटर में रूट L2 आ जाएगा, वो एक्स रेज़ टू एन के फॉर्मूले से इंटीग्रेट हो जाएगा और दूसरे टर्म में डिनोमिनेटर में रूट L2 आ जाएगा। ठीक है, वो वो भी एक्स रेज़ टू एन के फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। तीसरे टर्म में अगर रूट L2 मल्टीप्लाई कर रखा है तो ये हो जाएगा L2 रेज़ टू पावर 3/2, यहाँ पे आ जाएगा L2 रेज़ टू पावर 1/2, दोनों ही इंटीग्रेट हो जाएगा एक्स रेज़ टू एन के फॉर्मूले से। ठीक है, उस हिसाब से अगर हम इसको बोले न्यूमरेटर वाले को लिखना है इसके टर्म्स में, डिनोमिनेटर वाले को नहीं लिखने हैं। ये ठीक है, अगर मान लें डिनोमिनेटर वाले को हमने लिख भी लिया न्यूमरेटर के टर्म्स में तो डिनोमिनेटर थोड़ा स्प्लिट हो जाएगा। अगर 1/a प्लस बी लिखा है डिनोमिनेटर में तो a और b अलग अलग थोड़ा हो जाएगा, वो तो जब न्यूमरेटर में होगा तभी स्प्लिट हो सकता है। मतलब ये जो दो टर्म लिखे हैं इनको हम सेपरेट करना चाहते हैं, तो अगर ये वाला टर्म एक्सप्रेस कर लिया, मान लिया हमने ऐसे करके, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो सेपरेट थोड़ा हो जाएगा। या फिर हमने मान लिया यहाँ रूट के अंदर ये वाला टर्म एक्सप्रेस कर लिया तो भी उसका फ़ायदा नहीं, वो ब्रेक थोड़ा हो जाएगा अलग अलग। इसीलिए हमने ये नहीं लिया। मान लिया अगर हम बोले ना L1 अपॉन L2, तो अगर इस L1 को लिख भी लिया तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अलग अलग नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस वक्त अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हमारे दिमाग में क्या आ जाएगा, रूट L दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये कोई टाइप नहीं है, तो रूट L दिखाई दिया तो हम क्या सोचेंगे कि इरेशनल साइन हटाते, रेडिकल साइन हटाते, तो L1 को टी स्क्वायर रख दिया इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसके हिसाब से तो अभी हमने क्या बोला था कि L1 को क्या लिखा, K1 L2 प्लस K2। तो उसका तरीका तो एक तो ये हो गया कि L1 कितना 3x प्लस 4 को हमने लिखना है K1 टाइम्स 5x प्लस 7 प्लस K2, ऐसे एक्सप्रेस करना है। K1 और K2 निकाल लिया। K1 और K2 कैसे निकाल दिया, कोफिशिएंट कंपेयर कर लिया। x का कोफिशिएंट इधर से कितना है 5K1 और इधर से कितना है 3, तो बराबर होना चाहिए। उसका मतलब क्या है, K1 कितना होना चाहिए 3/5। ऐसी कांस्टेंट टर्म कितना है 7K1 प्लस K2 और इधर कांस्टेंट टर्म कितना है 4, ये भी बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया, तो यहाँ से K2 कितना हो गया 4 माइनस 7K1 विच इज़ 4 माइनस 7, K1 का वैल्यू कितना है 3/5, तो कितना हो जाएगा -1/5। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि जो न्यूमरेटर वाला टर्म है उसको ऐसे लिख सकते हैं 3/5 टाइम्स ये एंड -1/5। ठीक है, तो 3x प्लस 4 अपॉन 5x प्लस 7 dx, इसको उसने क्या बोला, कैसे लिख सकते हैं कि 3/5 टाइम्स 5x प्लस 7 -1/5 होल डिवाइडेड बाई 5x प्लस 7, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, टाइम्स dx। अब इसको सेपरेट कर दिया तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3/5 dx अलग कर दिया -1/5 इंटीग्रेशन dx अपॉन 5x प्लस 7, ये टर्म अलग कर दिया, यहाँ तो कैंसिल हो गया ये, और ये टर्म यहाँ कर अलग कर दिया, इंटीग्रेट कर लिया। दिस इज इक्वल टू 3/5x माइनस ये हो जाएगा 1/5, तो पहले लिखा हुआ है। 1 अपॉन लीनियर का मतलब क्या, 1/x की तरह ट्रीट होगा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ln मॉड 5x प्लस 7। बस जो x का कोफिशिएंट है उसे एक बार डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक और 5 आ गया प्लस c।
तो फाइनल आंसर इज दिस 3/5 × x माइनस 1/25 ln mod 5x + 7 + c। ये ठीक है। ये तो हमने क्या किया, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों की तरह सॉल्व करके दिखाया एक एक स्टेप। ठीक है।